बेटा किरचॉफ्स लॉज पढ़े हमने, उसके बेसिस पे, उनके बेसिस पे हमने कुछ सर्किट एनालिसिस किया, कैसे हम किसी क्यूब का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, हम केवीएल केसीएल लगा के इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इन लॉज की, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे इम्पोर्टेंट है, मींस ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन है ये। इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज। जो दो लॉज थे उनकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इसकी बेटा यूटिलिटी क्या है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या सर्किट है, इसका क्या फायदा है, वो देखो। ये जो सर्किट है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, used to find out the value of some unknown resistance। कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, जिसे हम व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसे डिजाइन किया था। एक ब्रिज की तरह दिखता है ये सर्किट, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, राइट। इसमें देखो क्या है इसका सर्किट या इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है। इसमें 4 रेजिस्टेंस आर्म्स होती हैं। These are represented as P, Q, R and S. और एक बैटरी है जो करंट सप्लाई करती है टू द सर्किट। ये पॉइंट A, B, C एंड दिस इज D। इसके अलावा B और D के बीच में here we have a galvanometer and key kg। ये इसका कंप्लीट सर्किट है बेटा। P और Q को बोलते हैं रेशियो आर्म्स। इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लो। P एंड Q दो ऐसे रेजिस्टर्स हैं जिन्हें बोलते हैं रेशियो आर्म्स। R जो इसमें है एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टर। R एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। एंड क्या वैल्यू रखनी है, दैट इज नाउन। पता होता है कि वैल्यू रखनी क्या है। एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी नाउन वैल्यू है। S जो है वो अननाउन रेजिस्टर है। S इज ए अननोन रजिस्टर। एक ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू पता नहीं है, वो हमने पता करनी है, पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये वर्ड G लिखा है, यहाँ G इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है
जिसकी हेल्प से हम स्मॉल करंट्स की मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हमारा स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसमें हम गैल्वेनोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। कोई भी डिवाइस जब इलेक्ट्रिकली किसी सर्किट का पार्ट होता है, तो दैट डिवाइस बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस, लाइक दिस फैन हैज अ सर्टेन रेजिस्टेंस, ये ट्यूबलाइट है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी जिसमें करंट फ्लो करेगी, दैट इज, सिंस यहाँ एज ए डिवाइस यूज कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ मैंने रेजिस्टर नहीं बनाया, बट है इसका रेजिस्टेंस जी। के जी जो है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की। इट इज जस्ट ए स्विच जो गैल्वेनोमीटर सर्किट के साथ अटैच्ड है, और के जो है दैट इज द मेन की। दिस के इज द, ये मेन की है। ठीक है, ये इसके कंस्ट्रक्शन है। क्या है बेटा इसमें हमारे पास, पी और क्यू दो रेजिस्टर्स हैं। इनको रेशो आर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो P बाई क्यू है वो एक नाउन रेशो होती है। मतलब ऑलरेडी जब भी हमें ये सर्किट प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें P बाई क्यू कितना है वो पहले से स्पेसिफाइड होता है। P बाई क्यू इज ए नाउन रेशो, ऑलरेडी इट इज ए नाउन रेशो। आर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट कैन बी सम रियोस्टैट, ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और ऐसे एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमने पता करनी है। जी इज ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की मेन की, और ये तो हमारी बैटरी है जो करंट सप्लाई करेगी। करंट का डिवीजन कैसे होगा वो देखो, यहां से करंट चल गई आई, ए पॉइंट पे आके ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ए पॉइंट पे दो वायर्स है यहां। अगर बेटा इस पार्ट में I1 करंट आ जाती है, तो इसमें आएगी I माइनस I1। ठीक है ना, यहां से I1 है। फिर इस पॉइंट पे फिर से इस I1 का डिवीजन हो जाएगा। अगर इसमें आ गई IG, तो इधर आएगी I1 माइनस IG। फिर यहां से IG आ रही है, यहां से I माइनस I1, ये दोनों ऐड होंगी इधर, और इसमें से करंट जाएगी I माइनस I1 प्लस IG। फिर ये I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ से I1 माइनस IG फिर कंबाइन हो गए, आप चेक कर लो, फिर से हमारे पास करंट I ही रहेगी। चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, ये करंट का डिवीजन है अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। I करंट यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट पे इधर I1 चली गई, इधर I माइनस I1, फिर ये I1 इधर आके IG, I1 माइनस IG, फिर यहाँ से IG, यहाँ से I माइनस I1 कंबाइन हो गए I माइनस I1 प्लस IG, और यहाँ से I1 माइनस IG कंबाइन होके I। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन हो गया, करंट की डिवीजन हो गई। अभी देखो, अभी हमने लगाना है KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं, सॉरी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये करंट लॉ इजी है। करंट लॉ में KCL में हमने क्या पढ़ा था, जितनी करंट किसी पॉइंट पे आएगी उतनी ही वहां से चले जाएगी। ठीक है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। इस A पॉइंट पे अगर I करंट आ रही है, इधर अगर I1 चली गई, तो I माइनस I1 इधर, फिर ये I1 यहाँ आके फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अगर गैल्वेनोमीटर में IG आ रही है, तो इधर I1 माइनस IG होगी। फिर यहाँ से IG आ रही है, ठीक है, यहाँ से I माइनस I1 दोनों कंबाइन हो गए I माइनस I1 प्लस IG। फिर इधर से और इधर से दोनों आके ये आपके पास। ठीक है, ये हो गया KCL। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हम KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL इन लूप ABDA। ये एक लूप है हमारे पास ABDA। इस लूप में हम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ABDA में क्या अप्लाई करेंगे, KVL। देखो, ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव आपको बताया था, आपको याद हो तो। रेजिस्टेंस में हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाते हैं, जिस टर्मिनल से करंट एंटर करती है वहां पॉजिटिव, और जहां से बाहर निकली वो नेगेटिव। करंट यहां से एंटर कर रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसके बाद करंट यहां आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर आई पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे जो करंट इस तरह से जा रही है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ वाली करंट, पहले ये देख लीजिए पहले एक बार। चलो इस लूप में लगाते हैं बेटा केवीएल। ये लूप है हमारे पास ए बी डी ए, यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस से माइनस फॉल है, माइनस I1 P, फिर प्लस से माइनस अगेन इट इज फॉल, माइनस IG इंटू जी, फिर माइनस से प्लस राइज, प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हम इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर लें एंड लिख सकते हैं I1 P प्लस IG इंटू जी is equal to I minus I1 into R. This is equation number 1. चेक कर लो, ये इक्वेशन लिखी थी आपने नहीं? I2 तो है नहीं कहीं ना। सिमिलरली अप्लाई KVL in loop BCDB. So you can see this loop BCDB. B से C कुछ नहीं है, so we write minus, प्लस से माइनस फॉल है, I1 minus IG into Q प्लस I minus I1 plus IG into S प्लस IG इंटू जी इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को भी अगर हम मैनिपुलेट करें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा ये हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस है। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ KCL हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ KVL हमने दो लूप्स चूज कर ली। वी कैन चूज एनी पाथ, जरूरी नहीं है ABDA, यू कैन चूज दिस वन, और ऐसे यहाँ पर भी चूज कर लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनती हैं। अब देखो प्रैक्टिकली क्या करना होता है। थ्योरेटिकली तो हमने इक्वेशंस बना दी, कंस्ट्रक्शन देख ली, हमने सर्किट सेटअप कर दिया। प्रैक्टिकली व्हाट वी डू, जब हमने ये सारा सेटअप किया, हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, दिस इज वेयर द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली स्टार्ट्स। ये मैथमेटिकल पोर्शन तो यूज करते हैं हम व्हेन वी राइट द इक्वेशंस, बट प्रैक्टिकली क्या करना है, इस वेरिएबल रेजिस्टर को चेंज करना है। तब तक चेंज करना है जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा, देखो जब हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस को चेंज करके क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये B और D पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, और जब ये बैलेंस कंडीशन आती है तो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। क्या किया जाता है प्रैक्टिकली, मैं लिख देता हूं इसका वर्किंग पार्ट में, आप लिख सकते हैं इसको। द वेरिएबल रेजिस्टर R is changed till the galvanometer shows zero deflection. Till the galvanometer shows zero deflection. जब तक ये galvanometer zero deflection शो नहीं करता, at this stage the points B and D are at same potential. At this stage ये जो points B और D हैं ये same potential पे होंगे,
So no current flows through the galvanometer. हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी लॉजिक पे बेस्ड होंगे कि जब ये बैलेंस होता है, दिस कंडीशन is known as balanced condition. We say that the bridge is balanced, that is Ig equal to 0. बेटा जब Ig 0 होगा मतलब जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रही, Ig 0 होगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 becomes Ig की वैल्यू 0 पुट कर दो, I1P equals to I minus I1 into R and call it as equation number 3. I1P equal to I minus I1 into R. और इक्वेशन 2 क्या बनेगी वो भी करके देखो, आप डालो उसमें वैल्यू. इक्वेशन 2 will become I1Q equal to I minus I1 into S. I1P आ गया, I minus I1 R थर्ड इक्वेशन, I1Q आ गया, I minus I1 S फोर्थ इक्वेशन. अब क्या करेंगे? इन द नेक्स्ट स्टेप we divide equation 3 by equation 4. Dividing equation 3 by equation 4, therefore I1P divided by I1Q equal to I minus I1 into R divided by I minus I1 into S. ठीक है, इससे बेटा ये I1 यहाँ से I minus I1 कैंसिल, सो P by Q equal to R by S. और अगर P by Q R by S के बराबर है तो S कितना होगा? Therefore S equals to R into Q by P. ठीक है, therefore S can be calculated. S का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, S आ जाएगा R into Q by P. S equal to R into Q by P. ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा देखो, P by Q तो पहले से ही मैंने आपको बोला इट इज ए नाउन रेशो, तो अगर हमें P by Q गिवन है तो ऑटोमेटिकली Q by P भी पता चल गया. S की हम वो वैल्यू नोट करेंगे जब इस गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो की. S की हम वो वैल्यू नोट करेंगे जब पॉइंट्स B और D सेम पोटेंशियल पे आ गए, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे. P और Q की रेशियो तो पहले से ही पता हो गया, तो इस फॉर्मूले से हमें S पता चल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा. अगर हम इस S को चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली अब R की कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे हम ब्रिज को बैलेंस कर सकें. ठीक है, तो R की नई वैल्यू यहाँ डालेंगे तो S की भी नई वैल्यू आ जाएगी. तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसकी हेल्प से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब बिल्कुल न्यूमेरिकल्स कैसे कर रहे हैं उसकी समरी की बात करते हैं. ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आपके पास इस तरह से एक सर्किट है, ठीक है, ऐसे तो नाम PQRS रखा था. मैंने आपको बोला कि ये हमारे पास है, गैल्वेनोमीटर जो है एक रेजिस्टेंस ही है. अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4 और ये R5, A और B दो टर्मिनल्स हैं, और बोला है कि फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB. ध्यान से देखना बेटा, अगर हम सिंपल सर्किट एनालिसिस करने चल पड़े तो हम बोलेंगे यहाँ से करंट आई, कुछ इधर आ गई, कुछ इधर आ गई. इसका मतलब ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि दोनों में डिफरेंट करंट है.
ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि इनका एक एक टर्मिनल तो आपस में जुड़ा है, दूसरा नहीं जुड़ा। इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना है आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बताया है, हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट देखिए स्टार में कन्वर्ट करने से भी बेटर है हम कुछ और एक्सप्लोर करें। यहाँ अगर ऐसा कोई सर्किट दिया है या किसी सर्किट को अगर हम ऐसा रीड्रॉ कर लें तो इसमें आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, इफ R1 by R2 is equal to R3 by R4, इट इज द सेम थिंग जो हमने यहाँ लास्ट में प्रूव किया कि अगर गैल्वेनोमीटर में से यहाँ से करंट फ्लो नहीं करती तो ये रेशियो बराबर होती है। तो अभी रिवर्स देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर ये रेशियो बराबर है देन नो करंट फ्लोज, देन नो करंट फ्लोज थ्रू R5, R5 में से करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब इस R5 में से करंट फ्लो नहीं करेगी, ये वही सिचुएशन है, ये दोनों पॉइंट्स नाम कुछ भी रख लो, इसको CD बोल देते हैं, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए। जब R5 में से करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब सो R5 कैन बी रिमूव्ड, R5 को हम यहां से हटा सकते हैं। बेटा R5 को यहां से हटा के क्या होगा, देखो सिचुएशन क्या हो जाएगी। R5 हट गया क्योंकि ये सर्किट एक बैलेंस, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये सर्किट जो है, द सर्किट is a balanced Wheatstone bridge, and when the circuit is a balanced Wheatstone bridge, R1 by R2 R3 by R4 के बराबर है। now how to solve, now it is very easy finally, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सीरीज में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में है, तो फाइनली हमारा जो सर्किट होगा वो क्या होगा, देखो इन दोनों का आ गया R1 प्लस R2, इन दोनों का आ गया R3 प्लस R4, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। अब ये इफेक्टिवली पैरेलल में है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो रेजिस्टेंस RAB कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, सो वील राइट देयर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम, ये आप खुद कर लीजिएगा, है प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, तो ऐसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बिना इक्वेशन इन्वॉल्व किए, बिना सीरीज पैरेलल इनिशियली। ठीक है, आगे तो चलेगा बट इनिशियली सर्किट में सीरीज और पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सीरीज पैरेलल में नहीं ले रहे, इनफैक्ट अगर सर्किट अनबैलेंस्ड होता तो हम इसको रिमूव नहीं कर पाते, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि इनमें से सीरीज कौन सा और पैरेलल कौन सा है। सो हियर वी यूज दिस टेक्निक, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो अगर आपके पास, देखिए सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक सर्किट ऐसा है, each resistance is R, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस कितना है, R के बराबर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा अक्रॉस AB, अक्रॉस AB इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। जब ये सारी वैल्यूज बराबर हैं तो ये तो एक एब्सोल्युटली बैलेंस्ड ब्रिज, सब वैल्यूज बराबर ही हैं, तो ब्रिज तो बैलेंस ही है। ठीक है, यहां आपको मैं दो चीजें समझाऊंगा। यहां पूछा बेटा अक्रॉस AB, मैं यहां लिख लेता हूं C और यहां D भी लिख लेता हूं, दो क्वेश्चंस है, व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB एंड व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस CD। ध्यान से समझना, ये बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं बेटा। अक्रॉस AB ये जो सर्किट है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव करेंगे। अक्रॉस AB अगर पता करना है
तो हमारा जो सर्किट है दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, जब सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये हट गया, आर और आर दोनों पैरेलल, सॉरी ये दोनों सीरीज में है 2R, ये भी 2R, तो आपस में दोनों का पैरेलल हो गया, तो आर ए बी आ जाएगा, सेम वैल्यू पैरेलल में हाफ हो जाती है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा आर ही आ जाएगा। ठीक है, जो था वही, अक्रॉस ए बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज आर। बट व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी? अक्रॉस सी डी कितना है इफेक्टिवली रेजिस्टेंस? अक्रॉस ए बी फाइंड करने का मतलब है कि हमारी बैटरी ऐसे लगी होगी, मैंने बताया आपको। अक्रॉस सी डी फाइंड करने का मतलब है द बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस। तब क्या करेंगे, देखो उस सिचुएशन में यहां से जो भी करंट आएगी, अक्रॉस सी डी फाइंड करने के लिए सर्किट को आप ऐसे समझो, ये सी है, ये डी, अक्रॉस सी डी निकालना है रेजिस्टेंस। ये बैटरी ऐसे है सी और डी के बीच में। अब यहां से जो भी करंट आएगी इधर से आ जाएगी वो, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सर्किट आप कैसे बना सकते हैं, रीड्रॉ कैसे करेंगे। ये सी और डी है, सी से लेके डी तक एक रेजिस्टेंस आर तो है ही, सी से लेके डी तक दूसरा ये 2R है, सी से लेके डी तक ये भी 2R है, फिर फाइनली 2R के पैरेलल में 2R है, उसके पैरेलल में R है, तो पहले 2R और 2R का पैरेलल देखो क्या आएगा, R, फिर R के पैरेलल में R अक्रॉस सी डी, बेटा इस सर्किट का जो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी R/2। चेक कर लो अक्रॉस सी डी, ऐसे यहीं से देख लो चाहे, अक्रॉस सी डी ये दोनों पैरेलल सीरीज में है, 2R एंड 2R आपस में पैरेलल, 2R के पैरेलल में 2R हो गया R, फिर R के पैरेलल में R, ये वाला सर्किट है, R के पैरेलल में R विल बिकम R/2। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5 रेजिस्टर देखे और बना लिए फटाफट से व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही। अभी हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की ही बात कर रहे हैं, अनबैलेंस की बात भी करेंगे कल हम, अभी थोड़ा इसमें और प्रैक्टिस करते हैं। देखो किसी भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, इन ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज द बैटरी and the galvanometer are interchangeable। किसी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर इंटरचेंजेबल होते हैं। समझना इसका मतलब क्या है, ये भी एक्चुअली एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका है। ये एक हमारे पास, मैं फिर से PQRS लिख देता हूं, और यहां मैंने गैल्वेनोमीटर लगा लिया G, बैटरी मैंने लगाई A से B, गैल्वेनोमीटर लगाया C से D। ठीक है, यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, क्या होगा, तो ये ब्रिज बैलेंस रहेगा, यू कैन सी यहां बैलेंसिंग कंडीशन है P/Q शुड बी इक्वल टू R/S, P/Q should be equal to R by, this is a balancing condition, P/Q should be equal to R/S. Now let us reverse, let us interchange this battery and this galvanometer. Now in this situation क्या करने वालों, देखो रेजिस्टेंस वही रहने दिए, पॉइंट्स भी वही रहने दिए, A B C and D। अभी C और D के बीच में लगा दिए एक बैटरी, A और B के बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब बताओ रेजिस्टेंस वही है,
पी क्यू आर एस वी। अब यहां से जो करंट आएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हो रही थी। बट आप ये बताओ कि यहाँ पर अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या है। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे, आप इस सर्किट को ऐसे रोटेट करो, 90 डिग्री से जैसे फ्लिप करते हैं वैसे फ्लिप करके देखो। सो दिस क्यू विल कम हेयर, ये क्यू इधर आ जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा, आर नीचे, पी इधर, और उस तरह से देख के कर लो। आपके पास ये बन जाएगा Q बाय एस इक्वल टू पी बाय आर। इसमें बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? इसमें जो बैलेंसिंग कंडीशन रहेगी वो ये है, Q बाय एस इक्वल टू पी बाय आर। तो क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर को इधर ले आऊं, आर बाय एस इक्वल टू क्यू इधर आ जाएगा, पी बाय क्यू, आर बाय एस इक्वल्स टू पी बाय क्यू। ठीक है, या पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो कीप दिस थिंग इन माइंड ऑलवेज। तो कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है इसमें कि किसी भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी जो है दीज आर इंटरचेंजेबल। मतलब अगर हम चेंज कर भी दें उनकी पोजीशंस को तो उससे बैलेंस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल अगेन बी द सेम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, पी बाय क्यू आर बाय एस ही आएगा। है तो ये सारे रेजिस्टर्स ही बेटा, सिर्फ इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं पी क्यू आर एस जी। है तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस। कई बार क्या होता है ना, कई बार सर्किट डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा कि वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, या मतलब अनबैलेंस भी हो सकता है, हमें वो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में नहीं दिख रहा है। सो इन दोज सिचुएशंस व्हाट वी डू इज, सी हियर, ऐसे समझो कि ऐसे रेजिस्टर्स दिए हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, हमें तो वैल्यूज में इंटरेस्ट होता है बोलने में। आप चाहे R1 R2 R3 कुछ भी बोलो। सपोज इस तरह से आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें वी हैव 5 रेजिस्टर्स। नाउ व्हेन वी हैव 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड दिस वे, ए टू बी, बीच में 5 है, तो हम इस सर्किट को रीडिजाइन कर लेंगे। विल रीडिजाइन इट इन द फॉर्म ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे रीडिजाइनिंग करना है देखो, 2 टर्मिनल तो ये देख लीजिए, रीडिजाइनिंग सीख लो बेटा। दो तो ये टर्मिनल्स है ए और बी, इनको रखो ऐसे, ए बी। ठीक है, इसको बोल देता हूं एक्स और इसको बोल दो वाई। ए से लेके एक्स तक क्या है? R1, let us say this is x, this here it is y. From A to X we have R1, A to X we have R1, X to Y we have R2, फिर Y से B we have R3, ये B है, Y to B we have R3। X to B, X से लेके B तक ये देखो डायरेक्ट R5 है, और A से Y क्या है? From A to Y we have R4। तो इस तरह के रीडिजाइनिंग करके अब आप चेक कर सकते हो। ऐसे ऐसे आप चेक नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा मुश्किल लगता क्योंकि पोजीशन नहीं पता है। सिर्फ R1 R2 R3 बोलने से नहीं कुछ होगा, वी नीड द वैल्यूज। नाउ इसमें जो बैलेंस कंडीशन है वो क्या है? इसमें बैलेंस कंडीशन ये होगी R1 by R5
is equal to R4 by R3. R1 by R5 equal to R4 by R3. अगर ऐसा हुआ, वो तो वैल्यू देख के पता चलेगा बेटा, अगर ये ऐसा हुआ कि R1 R5 की रेशो R4 R3 रेशो के बराबर है, R2 कैन बी रिमूव्ड. अगर नहीं हुआ वो भी देखेंगे, पहले हम सिर्फ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं. और अब हम अगर R2 को रिमूव कर दें, so we have R1 R5, we have R4 R3. A B, ठीक है. उसके बाद सिंपल है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, इनका सीरीज इसके साथ, इस सीरीज के साथ पैरेलल में है. कभी सर्किट ऐसा दिखता है, कैलकुलेट, क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूं, कैलकुलेट करंट, टोटल करंट flowing in the circuit if each resistance is of 5 ohm. अगर हर एक रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू 5 ओम है, कैलकुलेट ईच रेजिस्टेंस, कैलकुलेट टोटल करंट. सर्किट इज लाइक दिस. कैलकुलेट ईच रेजिस्टेंस इन द सर्किट, हर एक रेजिस्टेंस, सॉरी, कैलकुलेट टोटल करंट, मतलब अगर यहाँ से करंट आई आ रही है, वो आई हमने कैलकुलेट करना है. या ऐसे सोच लो कि यहाँ पर अगर हमने कोई एमीटर लगाया है, इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल करंट इन द सर्किट. चलो देखते हैं बेटा कैसे करना है इसको एवेलुएट. हमने 5 ओम है. देखो अभी फॉर द टाइम बीइंग, हाँ ध्रुव अभी देखते हैं बेटा, इसे अगर हम इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करें, सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर कंसंट्रेट करें अगर आप, तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा. वायर ऐसी लगी हो या ऐसे लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मैटर्स बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए. पी क्यू आर एस, नाउ यू कैन सी पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है. 5 सीरीज में आ जाएंगे, बिकॉज जब इसे हम रिमूव कर देंगे तो 5 और 5 हो गया 10. 10 के पैरेलल में 10 है, 10 के पैरेलल में 10 होगा तो इट विल बी 5. सो ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 ओम. द सर्किट विल बी रिड्यूस्ड टू दिस सर्किट. नाउ इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दिस 5 and this 5 are in series. So total resistance जो है that is 5 plus 5 equal to 10 ohm. And therefore current will be equal to 10 volt divided by 10 ohm equal to 1 ampere. That's all. ठीक है, देखो इसके जैसा एक और, क्यों आपका आंसर 4 आ रहा है वो भी देख लो. सपोज we have the circuit like this. Now you have to understand the difference between them.
क्वेश्चन सेम है, ठीक है। मैंने सर्किट में थोड़ा सा चेंज लाया है, यू जस्ट सी कि वो चेंज है क्या, एंड लेट मी नो कि जो भी चेंज पहले वाले सर्किट से इस सर्किट का चेंज है, अभी उसकी वजह से आपका आंसर क्या आएगा, मतलब अभी करंट कितनी फ्लो करेगी। अभी करंट का वैल्यू कितना होगा, देखो अभी देखो बेटा, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, पी क्यू आर एस जी, हट जाएगा ये, आर के सीरीज में आर टू आर के पैरेलल में 2R हो गया आर। तो अभी इसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी R/2। कैसे, ये ऊपर वाले पोर्शन का R हो गया इस पूरे का, ये भी R है, पैरेलल में यहां लगा है 10 वोल्ट, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया बेटा 5/2 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 5/2 ओम, तो करंट कितनी होगी 10 डिवाइडेड बाय 5/2, सो दैट आई विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। ऐसे थोड़े से और क्वेश्चंस करना, सो दैट थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे तो उसकी हम बात कर सकें कल, ठीक है। इसको रिवाइज कर लो, एक दो सर्किट और कर लो, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज करना अभी, ठीक है, एंड टुमारो विल डू सम मोर सर्किट्स। थैंक यू।